गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम एक नए चैप्टर के साथ आ रहे हैं। दिस इज़ ग्रेविटेशनल मोशन। ग्रेविटेशनल मोशन बेटा वैसे तो 9th क्लास में हम पढ़कर आ चुके हैं। यूनिवर्सल फोर्स इसे बोलते हैं बेटा। दो बॉडी के बीच में ये फोर्स क्या करती है बेटा, एग्जिट करती है। अपने को पता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उन सबसे पहले एक बात पढ़ लेते हैं बेटा। दिस इज़ प्लैनेटरी मोशन, यानी प्लैनेटरी मोशन के बारे में जो थ्योरीज आई थी उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपने को स्टार्टिंग इसी चैप्टर से इसी बात से करना है, व्हाट इज़ प्लैनेटरी मोशन, क्योंकि उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि ग्रेविटेशन फोर्स का कंसेप्ट कहाँ से आया बेटा। तो अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो किसकी आई थी बेटा, पटोलमी की थ्योरी आई थी बेटा। 100 AD में आई थी बेटा। उसने क्या बताया था, उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो स्टेशनरी है, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन है, स्टार्स है, लाइक एक्स्ट्रा बॉडी बेटा, ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं। किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं बेटा अर्थ के अराउंड। जबकि हम जानते हैं ये थ्योरी क्या थी बेटा, टोटली रॉन्ग थी। फिर इसके बाद आर्यभट्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया बेटा 498 AD के अंदर। उसने क्या बताया बेटा, वैसे तो वो मैथमेटिशियन था बेटा, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स भी था साथ साथ। आर्यभट्ट ने क्या बताया बेटा, जो अर्थ है वो रिवॉल्व करते बेटा अराउंड द सन, ये तो हम जानते हैं। एंड अदर प्लैनेट रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और जो दूसरे जो प्लैनेट हैं वो अपने एक्सिस के अबाउट भी क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं। जैसे अर्थ भी रिवॉल्व करती है ना। इसको उसने नाम दिया सोलर इलिप्स, ठीक है, लूनर इलिप्स, और फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। हाउएवर हिज आइडिया कुड नॉट बी एक्यूमुलेटेड टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, लेकिन इस आइडिया को बेटा वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्या नहीं किया बेटा, एक्यूमुलेट नहीं किया। फिर इसके बाद आया बेटा हेलोसेंट्रिक मॉडल। हेलोसेंट्रिक मॉडल ये क्या था बेटा, एक 1543 के अंदर निकोलस कोपरनिकस ने ये सजेस्ट किया था, सन क्या है, सेंटर है सोलर सिस्टम का, ठीक है, और अदर प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया बेटा, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। इसी के बाद आया बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रहा एंड केपलर्स, ठीक है बेटा। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो सन है उसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है, तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर करता है, ठीक है, 1571 से 1632 के अंदर, ठीक है। यानी उसी के बीच में कहीं पर ये थ्योरी की क्या हुई थी बेटा, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन हुई थी। केपलर ने डिडक्ट किया था बेटा सिंपल रिलेशन, किसके बीच में बेटा, प्लैनेटरी मोशन के बीच में। इसलिए जितने भी प्लैनेटरी लॉज हैं उनको बोला जाता है केपलर प्लैनेटरी लॉज, ठीक है बेटा। कोपरनिकस ने भी मॉडल दिया था सोलर सिस्टम का, उसने भी बड़ा प्ले किया बेटा किसके अंदर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। तो हम सबसे पहले केपलर्स के लॉ की आज बात करेंगे। केपलर का लॉ क्या था बेटा, तो केपलर का फर्स्ट लॉ जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्या बोलते हैं बेटा, अगर हम केपलर्स की बात करें, केपलर्स लॉ, तो केपलर्स लॉ के अंदर बेटा सबसे पहले आता है बेटा लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या था बेटा, इसने क्या बताया था बेटा, इसने बताया था बेटा जितने भी प्लैनेट हैं सन के अबाउट जो रिवॉल्व करते हैं वो किस में करते हैं बेटा, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसे रिवॉल्व करते हैं बेटा। जितने भी प्लैनेट है, ये पहला प्लैनेट है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, जितने भी प्लैनेट है बेटा ये क्या करते हैं बेटा, इस तरह रिवॉल्व करते हैं अराउंड द क्या बेटा, सन, ठीक है बेटा। इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट होता है जो सन के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है, प्लैनेट का, और एक पॉइंट होता है जो सबसे दूर होता है, जिस तरह हमने ये ए पॉइंट दे दिया और ये हमने बेटा पी पॉइंट दे दिया। अब हमें पता है इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा भी होगा जो सबसे नज़दीक होगा। तो बेटा जो सबसे दूर पॉइंट होता है बेटा, यानी पी से है, तो इस जो पी है सबसे नज़दीक पॉइंट, इसे बोलते हैं पेरीहीलियन, ठीक है बेटा, पेरीहीलियन बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं एपीहीलियन, ठीक है। ये दो पॉइंट होते हैं, जो सबसे दूर होता है वो एपीहीलियन होता है बेटा, और जो सबसे नज़दीक होता है उसे बोलते हैं पेरीहीलियन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं क्लोजेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस को फ्रॉम द क्या बेटा, सन। तो दिस इज़ द क्या बेटा, पेरीफिलन, और ये क्या है बेटा, एपीफिलन, ठीक है। ये अपने सामने कंसेप्ट है बेटा। तो मरकरी की बात करें, प्लूटो की बात करें, ठीक है, मरकरी क्या है, सबसे नज़दीक है, और प्लूटो क्या है, सबसे दूर है, ठीक है।
ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून है बेटा, वीनस है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं बेटा। अदर ऑर्बिट हैं जैसे प्लैनेट्स, वो क्या करते हैं बेटा, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। गॉट इट। तो इसके बाद आता है बेटा सेकंड लॉ। अच्छा एक बात पता है आपको कि अगर रिवॉल्व करना है तो क्या करना चाहिए, इसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। कौन सी फोर्स होती है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे चलो अभी बता भी देते हैं आपको, इसमें एक कंसेप्ट आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि जब ये रिवॉल्व करेगा, किसके अबाउट रिवॉल्व करेगा, सन के अबाउट, तो इसका अपना मास और इसका अपना मास क्या करेगा बेटा, इसमें मेन रोल प्ले करेगा। जो न्यूटन्स ने बताया था, न्यूटन्स ने बताया था कि जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से करते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर एक फोर्स है और उस फोर्स को बैलेंस करती है कौन सी बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स बैलेंस करती है बच्चों, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इस फोर्स को बैलेंस करती है। तो उसी के बेसिस पर, ठीक है बेटा, उसने बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस करता है बेटा, किसको, किसको बैलेंस करता है, वो बैलेंस करता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स को। मतलब G(m)(m) में r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा, mv स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन आपने G(m)(m) अपॉन r नहीं पढ़ा, वैसे 9th में पढ़ा, ऐसी बात नहीं है। न्यूटन्स ने क्या बताया कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो फोर्स कितना आ जाता है बेटा, G(m)(m) में क्या आ जाता है बेटा, r स्क्वायर। तो ये बात बताई थी बेटा न्यूटन्स ने, और उसी का यूज़ किया था बेटा केपलर ने, कि अगर इसको रिवॉल्व करना है तो एक फोर्स चाहिए। फोर्स कौन सी है, अपने को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन बैलेंसिंग फोर्स चाहिए। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होती है बेटा, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, दूसरी बात आती है बेटा लॉ ऑफ एरिया, केपलर का सेकंड लॉ। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है बेटा, फॉर 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे बेटा, अब मान लो ये सन है, ठीक है, ये अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है। तो मान लो वो P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक जाता है बेटा, ठीक है, एक तो एरिया इसने बनाया। एक P3 पॉइंट से P4 पॉइंट तक जाता है, एक एरिया इसने ये बनाया। ये कह रहा है अगर यहाँ टाइम इक्वल है, क्या है बेटा, यहाँ पे टाइम इक्वल है, तो इसका मतलब उसने जो एरिया बनाया है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट फॉर 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज इक्वल। क्या होगा, हमेशा वो इक्वल होगा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्या बेटा, P1S P2 इक्वल टू क्या बेटा, एरिया ऑफ P3S P4। ठीक है ना। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें, एरिया क्या होगा, अगर एरिया की बात करें तो ये अपने को एक बात पता है, इसके अंदर P1S वो ग्रेटर देन है किससे बेटा, P3S से, हम जानते हैं। अगर P1S ग्रेटर देन है P3S से, इसका मतलब इसका जो दूसरा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर बेटा, P1 P2, वो लेस देन होना चाहिए बेटा, किससे, P3 P4 से। क्योंकि एक ही फैक्टर क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, क्योंकि दोनों का एरिया क्या है, इक्वल। ठीक है, एक चीज़ बड़ी होगी तो एक चीज़ क्या होगी बेटा, छोटी होगी, हैं। अब ये क्या है आपके पास, ये आर्क है दोनों की, तो बाय टी ले ले बेटा इक्वल टाइम के लिए, तो V1 क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा V2। मतलब ये बताता है कि जब सन के क्लोजेस्ट होता है कोई भी प्लेनेट, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बेटा। ठीक है ना, उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, अब हम इसका प्रूफ फाइंड आउट करना चाहते हैं, भाई एरिया कैसे इक्वल होता है। तो प्रूफ फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्या बेटा, एंगुलर मोमेंटम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है बच्चों, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, L होता है 2m dA/dt। ठीक है, बट आपने टॉर्क पढ़ा हुआ है बेटा, dL/dt होता है ना। क्या प्लैनेट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है बेटा, आप कहोगे सर नहीं, वो तो इंटरनली होती है। तो इसका मतलब हेयर जो टॉर्क की वैल्यू होती है बेटा वो ज़ीरो होती है, और टॉर्क ज़ीरो हो गया था, इसका मतलब dL/dt भी क्या हो गया, ज़ीरो। तो इसका मतलब L क्या हो गया बच्चों, L हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट।
एल कांस्टेंट का मतलब क्या है? एल कांस्टेंट का मतलब है कि डी फ्रॉम 1 टू एम डी ए बाई में डी टी भी क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट। और इसका कांस्टेंट आने का मतलब डी ए बाई डी टी भी क्या रहेगा बेटा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बात बताई थी केपलर के सेकंड लॉ ने। गॉट इट? केपलर का फर्स्ट लॉ भी ध्यान में आ गया, केपलर का सेकंड लॉ भी ध्यान में आ गया। अब केपलर के थर्ड लॉ पे चलते हैं। अब केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है? ये भी बड़ा सिंपल है, आपने पढ़ा ही होगा इस चीज़ के बारे में। जिस तरह देखो, ये सन है, ये एक प्लेनेट है बेटा, ये इतना नज़दीक है, इसको इतना ऑर्बिट कवर करना है। ये दूसरा प्लेनेट है, इसको इतना ऑर्बिट कवर करना है बेटा, है ना। ये तीसरा प्लेनेट है बेटा, इसको क्या करना पड़ेगा? इससे ज़्यादा ऑर्बिट कवर करना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है बेटा? जो टाइम पीरियड होता है हर एक प्लेनेट का, हर एक प्लेनेट का क्या टाइम पीरियड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके? रेडियस के क्यूब के। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बेटा? सेमी मेजर एक्सिस क्यूब, यानी क्यूब ऑफ क्या बेटा? सेमी मेजर एक्सिस। ये बात बताई थी बेटा किसने? केपलर ने। यानी ये भी बात केपलर ने ही बताई थी कि जो टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग प्लेनेट का क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं बेटा, हमें पता है प्लूटो को टाइम कितना लगता है? 247 ईयर लग जाता है बेटा एक राउंड पूरा करने में प्लूटो को, यानी 247 साल बेटा, 247 ईयर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड दी अर्थ। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बेटा मरकरी की, सिर्फ 81 डेज, मरकरी सिर्फ 81 डेज के अंदर क्या करता है? एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। देखो कितनी बड़ी बात है बेटा, है ना। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है बेटा टाइम पीरियड के अंदर। तो ये किस वजह से आता है? ये आता है बेटा इनके सेमी मेजर एक्सिस के डिस्टेंस की वजह से। ये बात बताई थी किसने? केपलर्स ने। ठीक है, अब इसका भी प्रूफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, है ना। कैसे कर सकते हैं प्रूफ फाइंड आउट? बताओ, कोई तरीका है अपने पास? तो बड़ा सिंपल है कंसेप्ट, कोई मुश्किल ही नहीं है। अभी हमने पढ़ा तो था। प्रूफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? एज वी नो दैट, जैसे हमने निकाला था इसके पहले कंसेप्ट में, क्या निकाला था? सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल? जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। एक एम से एक एम गया, एक आर से एक आर गया। वी का मतलब क्या होता है? आर ओमेगा होता है। ये लोग आप जानते हैं ये बात, है ना। ओमेगा क्या होता है बेटा? ओमेगा भी आप लोगों को पता है। 2 पाई क्या होता है बेटा? टी। ठीक है, क्या होता है? टी। तो ये हो जाएगा आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर जी एम एम बाय में क्या बेटा? कुछ नहीं, क्योंकि आर तो ऊपर चला गया। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा बेटा? आर क्यूब के। हेंस प्रूव। क्यों? जी एम एम कॉन्स्टेंट है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? कांस्टेंट के। ठीक है, सॉरी आर क्यूब के। और यहाँ जो ये सारी बातें कांस्टेंट होती हैं, ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 2.97 10⁻19, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर मीटर माइनस क्यूब। ये इसके बराबर होता है बेटा। यानी जब सारी वैल्यूज़ यूज़ करोगे, जी यूज़ करोगे, एम यूज़ करोगे, ठीक है, और 4 पाई यूज़ करोगे, तब आपका ये रिजल्ट बनेगा। तो ये कंसेप्ट दिया था बेटा किसने? ये कंसेप्ट दिए थे केपलर्स ने। तो केपलर का फर्स्ट लॉ भी ध्यान में आ गया होगा बच्चों, केपलर का सेकंड लॉ भी, और केपलर का थर्ड लॉ भी। ऐसे ही केपलर से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा डिडक्शन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स। केपलर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम जानते हैं बेटा मूव करने के लिए क्या चाहिए? एम वी स्क्वायर अपॉन आर चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना। बट आपको पता है वी क्या होता है बेटा? 2 पाई आर बाई टी होता है ना, डिस्टेंस पाई में टाइम। इस वैल्यू को यहाँ पुट करो बेटा, तो फोर्स कितना हो जाएगा? एम
बाय आर, 4 पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय में क्या बेटा टी स्क्वायर, गॉट इट। बट तो टाइम हम जानते हैं बेटा, टी स्क्वायर क्या होता है बेटा के आर क्यूब, पुट कर दें तो पुट करो बेटा, तो क्या होगा यहाँ करवा देता हूँ, एफ इक्वल टू एम बाई आर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर क्यूब, गॉट इट। ये क्या होगा, इसे कैंसिल, तो एफ क्या रह जाएगा एम बाई क्या बेटा के कांस्टेंट था, के भी यूज़ करो, ठीक है, एम बाई आर 4 पाई स्क्वायर बाई के, ये वैल्यू आ गई बेटा। यहाँ पर आपका 4 पाई के स्क्वायर, ठीक है, ये क्या चीज़ होता है बेटा, ये है एज द फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज म्यूचुअल इट्स फाउंड दैट प्रोपोर्शनल ऑफ मास ऑफ द सन, यानी किसके प्रोपोर्शनल होता है 4 पाई स्क्वायर बाई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली फोर्स क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो 4 पाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा जी एम के, इस वैल्यू को पुट करो तो फोर्स हो जाएगा जी एम एम बाय में क्या बेटा आर स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इसको हमने नाम दिया दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम क्या बेटा केपलर्स लॉ, यानी केपलर्स ने इसे एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, पता लग जाएगा, ठीक है। सिंपल एक सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स में बेटा वी की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पर आ गया बेटा केपलर्स का थर्ड लॉ, क्योंकि केपलर का यूज़ तो करना है, केपलर का तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है, जो बात कहता है वो हमने क्या की बेटा पुट कर दी। यहाँ पर जो 4 पाई स्क्वायर बाई के है ये क्या है कांस्टेंट है, और वहाँ पर मास भी दोनों के बीच में क्या है एम कांस्टेंट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं बेटा वहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं, तो इस वजह से हम वहाँ पर उसकी जगह क्या लिख के चलते हैं एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो क्या हो जाता है बेटा इक्वल टू जी एम, और उस वैल्यू को क्या करते हैं बेटा उठाकर पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आज एक बार इतना कर लो, फिर कोई डाउट आए तो मुझे बता देना।